दोस्तों आप सभी का स्वागत है। यह है प्रैक्टिस सेट सेकंड। ठीक है, यदि x की आय y की आय से 20% ज़्यादा है और y की आय z की आय से 25% कम है तो x, y और z की आय का निम्नलिखित में से क्या अनुपात है। इसका आंसर है 18:15, 15:20 है। x की आय बराबर y की आय का 120% है। फिर है x की आय बटे y की आय बराबर 120/100। फिर है x अनुपात y बराबर है 6:5। फर्स्ट समीकरण पुनः x की आय y z की आय बराबर 75/100, y अनुपात z बराबर 3:4। सेकंड समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से x अनुपात y अनुपात z बराबर 6:3 प्लस वो अनुपात 5:4 बराबर हो जाएगा 18:15:20। अतः x, y और z की कुल आय का अनुपात 18:15, 15:20 है। फिर इसमें आएगा 21 में कक्षा 60% छात्राएं इस कक्षा में 60% छात्राएं और शेष छात्र हैं 40% छात्राओं और 70% छात्रों ने शोध प्रविधि पाठ्यक्रम का चयन किया। यदि सभी में से 60 छात्रों ने शोध प्रविधि पाठ्यक्रम नहीं चुना है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या निम्नलिखित में कितनी है। इसका आंसर आएगा 125। माना कक्षा में कुल छात्रों की संख्या x है। कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर 60/100। फिर आएगा तथा कक्षा में छात्रों की संख्या 40x/100। शोध प्रविधि पाठ्यक्रम का चयन न करने वाले छात्रों और छात्राओं की कुल संख्या बराबर 60x/100 गुना 60/100 प्लस 40x/100 गुना 30x/100 बराबर आ जाएगा 36x/100 प्लस 12x/100 बराबर 60। यह आ जाएगा 48। फिर इसका आ जाएगा 60 में इसकी 100 गुना हो जाएगी। ये हो जाएगा 48। फिर इसमें है 48x बराबर 60 गुना 100 बराबर आ जाएगा x का मान 125। फिर युक्त तर्क है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निगमनात्मक तर्क से संदर्भ में सही है। इसकी आएगी व्याख्या में आएगा निगमनात्मक तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है निगमनात्मक तर्क कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत दिए गए आधार वाक्य का निष्कर्ष के साथ आंतरिक एवं तार्किक संबंध होना अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित आधार वाक्य और निष्कर्ष को देखें। आधार वाक्य में आएगा सभी मनुष्य नश्वर हैं। फिर अशोक एक मनुष्य है। निष्कर्ष वाक्य में आएगा अतः अशोक नश्वर है। फिर 23 में आएगा 23 में यदि दो पर स्थापनाएं एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि वे दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती यद्यपि दोनों एक साथ असत्य हो सकती है तो ऐसे संबंध को माना जाता है। इसमें आएगा ए में आएगा विपरीतक यदि दो प्रतिस्थापनाएं एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि वे दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती यद्यपि दोनों एक साथ असत्य हो सकती है तो ऐसे संबंध को विपरीतक माना जाता है। फिर 24 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरपेक्ष न्याय वाक्य के प्रथम लक्षण के संबंध में सत्य है। इसमें आएगा 24 की व्याख्या में आएगा कथन मध्य
पद साध्य आधारिका का उद्देश्य एवं पक्ष आधारिका का विधेय है। निरपेक्ष न्याय वाक्य के प्रथम लक्षण के संबंध में सत्य है। निरपेक्ष न्याय वाक्य वह युक्ति है जिसमें तीन निरपेक्ष तर्क वाक्य होते हैं। इन तीनों तर्क वाक्यों में कुल मिलाकर तीन पद होते हैं, जिसमें प्रत्येक पद दो तर्क वाक्यों में आता है। यदि तीन से अधिक पदों का प्रयोग होता है तो वहाँ चतुष्पद दोष आ जाता है। जब किसी न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य एवं निष्कर्ष संबंध की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उसे मिश्र न्याय वाक्य कहा जाता है। इसके तीन भेद होते हैं: हेतु फलासित निरपेक्ष न्याय वाक्य, वैकल्पिक निरपेक्ष न्याय वाक्य, उभयत पास। 25 का आएगा, 25 नंबर में एक अनुसंधान प्रतिमान के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित क्रम को अपनाया जाता है। सिद्धांत से टेंस टू परिकल्पना निर्माण, फिर टेंस टू आंकड़ा संग्रहण, टेंस टू आंकड़ा विश्लेषण और परिणाम निर्धारण, टेंस टू परिकल्पना की स्वीकृति या अस्वीकृति, टेंस टू सिद्धांत में शोधन। इसमें इस ढंग से शोध का संप्रतिकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसका आएगा बी में आएगा निगमनात्मक उपागम। एक अनुसंधान प्रतिमान के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपनाया गया निम्नवत क्रम है। सिद्धांत से परिकल्पना निर्माण से आंकड़ों का संग्रहण से आंकड़ा विश्लेषण और परिणाम निर्धारण, फिर आएगा से परिकल्पना की स्वीकृति या अस्वीकृति, फिर से सिद्धांत में शोधन इस ढंग से शोध का संप्रतिकरण निगमनात्मक उपागम पर आधारित है। निगमनात्मक पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। सिद्धांतों को मानकर इस सिद्धांत में चला जाता है और इन सिद्धांतों को विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियान्वित कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें हम सामान्य सिद्धांत से तथ्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें आएगा व्याख्या में, फिर है 26 नंबर में अग्नि शीतल है क्योंकि वह एक पदार्थ है। निम्नलिखित में से क्या हेत्वाभास निष्कर्ष दोष का दृष्टांत है? इसका आंसर आएगा बी में आएगा बाधित अनानुमानिक व्याघाती मध्य है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा कि जब किसी हेतु के द्वारा प्रमाणित निष्कर्ष अनुमान के अलावा किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा जैसे प्रत्यक्ष शब्द आदि के द्वारा खंडित या बाधित हो जाता है तो ऐसा अनुमान दोषपूर्ण माना जाता है और उस शोध को बाधित हेत्वाभास का नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि अनुमान हो तो अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है, तो यहाँ जो हेतु पदार्थ के आधार पर अग्नि की शीतलता सिद्ध की गई है वह प्रत्यक्ष गलत है क्योंकि अग्नि शीतल नहीं बल्कि उष्ण होती है। स्पष्ट है कि इस उदाहरण में बाधित अनानुमानिक व्याघाती मध्य हेत्वाभास निष्कर्ष दोष का दृष्टांत है। इस हेत्वाभास को इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि जहां अनुमान में किसी हेतु द्वारा किसी साध्य का उस पक्ष में होना सिद्ध किया जाता है जिसमें वह हो नहीं सकता। ऐसा हमें ज्ञान के किसी अन्य साधन द्वारा ज्ञात है तो ऐसे में अनुमान में बाधित हेत्वाभास का दोष होता है। जैसे उपर्युक्त अनुमान में साध्य शीतल का पक्ष अग्नि में होना सिद्ध किया गया है जो हमें प्रत्यक्ष के आधार पर ज्ञात है कि गलत है, तो यहाँ अनुमान द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यथार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा बाधित हो
हो जाता है। इसलिए इसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं। इसलिए इसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं। आंकड़ों की व्याख्या में आएगा निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2013 से 2018 तक की अवधि के दौरान ए और बी दो कंपनियों द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदत्त है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर अगले 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आएगा वर्षवार प्रतिशत लाभ इसमें आएगा अर्जित लाभ और ये वर्ष है 2013 से तो 18, ठीक है, ए बी है, ठीक है। इसमें आ जाएगा लाभ प्रतिशत आय माइनस व्यय बटे व्यय गुना 100, 27 का आएगा। 27 में आएगा वर्ष यदि वर्ष 2017 में कंपनी ए की आय रुपये 26 लाख है तो वर्ष कंपनी ए का व्यय कितना है? ऑप्शन डी में आएगा रुपये 20.0 लाख। वर्ष 2017 में कंपनी ए की आय बराबर 26 लाख रुपए तथा वर्ष 2017 में कंपनी ए के लाभ का प्रतिशत 30% माना। इसी वर्ष कंपनी ए का व्यय x लाख रुपए है, तब लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुना 100 बराबर इसमें आएगा 30 बराबर 26 माइनस x बटे x गुना 100। ये आएगा 30 बटे 100 बराबर हो जाएगा 26 बटे x माइनस 1। इसमें आएगा 26 बटे x, फिर 3 इस 0 से 0 कट जाएगा तो 3 बटे 10 प्लस 1 ये आ जाएगा 26 बटे x। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13। इसे 26 बटे x और 13 बटे x, 13 को भाग देंगे 26 से तो x का मान आएगा 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए 28 का आएगा। 28 का यदि वर्ष 2014 और 2017 में कंपनी बी के व्यय की कुल राशि रुपये 48 लाख है तो इन दोनों वर्षों में कंपनी बी की कुल आय कितनी है? इसमें है 62.4 लाख। वर्ष कंपनी 2014 में कंपनी बी का लाभ प्रतिशत है 30% है तथा वर्ष 2017 में कंपनी बी का लाभ प्रतिशत 30% है, अर्थात दोनों ही वर्ष में कंपनी बी का लाभ प्रतिशत समान है। अब यदि वर्ष 2014 और 2017 में कंपनी बी के व्यय की कुल राशि बराबर है 48 लाख रुपए है, फिर इसमें आएगा 48 लाख रुपए हैं। इसमें है जब हो तब माना दोनों वर्षों में कंपनी बी की कुल आय x रुपये है, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुना 100। 30 बराबर x माइनस 48 बटे 48 गुना 100 तो ये हो जाएगा x बटे 48 माइनस 48 को अलग अलग भाग देंगे तो 48 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये x बटे 48 माइनस 1 3, ये 100 के नीचे 30 आ जाएगा। फिर इससे भाग दे देंगे 10 से तो ये 3 बटे 10 हो जाएगा। तो x बटे 48 तो ये 3 इसमें जुड़ जाएगा 1 इधर 3 बटे 10 प्लस 1 तो ये आ जाएगा x बटे 48 बराबर है 13 बटे 10। ये x का मान आएगा 62.4 लाख। फिर इसमें आएगा 29 में आएगा यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय और वर्ष 2018 में कंपनी बी का व्यय समान है और वर्ष 2018 में कंपनी बी की आय रुपये 77 लाख है तो वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय कितनी है? इसमें आएगा बी रुपये 66 लाख। माना व्याख्या में आएगा माना वर्ष 2013 में ए का व्यय और वर्ष 2018 में कंपनी बी का व्यय x लाख रुपए है। वर्ष 2018 में कंपनी बी की आय बराबर 77 लाख रुपए तथा वर्ष 2018 में कंपनी बी का लाभ बराबर 40%। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुना 100 बराबर हो जाएगा 40 सही
77 माइनस एक्स बटे एक्स गुना 100, ये 4/10 बराबर 72/x माइनस 1। फिर इसमें आएगा एक्स बटे 77 70/x बराबर हो जाएगा 4/10 प्लस 1 बराबर 77/x 14, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 14/10 हो जाएगा। तो इसके अब डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे, तो इसके गुना करके भाग कर देंगे, तो ये आएगा 55 लाख रुपए। एक्स बराबर अतः वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुना 100, तो यह 20 बराबर है लाभ कितना 20, फिर आय माइनस व्यय कितना 55 लाख रुपए है ना, 55 लाख, तो आय माइनस 55/55 गुना 100, तो आय बटे 55 माइनस 1, 55 को अलग अलग भाग देंगे तो यह 1 हो जाएगा। तो आय बटे 55 माइनस 1 20/100, तो इसमें है ना इससे भाग दे देंगे 10 को, तो ये बचेगा है। फिर आय बटे 55, इसमें 1 जुड़ के ये हो जाएगा 12/10, आय बराबर 66 लाख रुपए। 30 में आएगा यदि वर्ष 2013 में कंपनी बी का व्यय रुपये 17 लाख था, तो उस वर्ष इसकी आय कितनी थी। फिर इसमें आएगा 31, वर्ष 2013 में कंपनी बी का व्यय 17 लाख रुपए था, तब उस वर्ष इसकी आय प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुना 100, 35 बराबर आय माइनस 17/17 गुना 100, फिर आय बटे 17 माइनस 1, फिर इसमें आएगा 35/100, फिर आय बराबर 135/100 गुना 17, तो बराबर आ गया आंसर 22.95 लाख रुपए। फिर 31 में आएगा कि किस वर्ष में कंपनी ए की आय और व्यय का अनुपात सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है 2015, लेकिन इसकी व्याख्या में दे रखा है वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय और व्यय का अनुपात लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुना 100 में, फिर है आय बटे व्यय माइनस 1, फिर बराबर होगा 20/100, 10 से भाग दे देंगे 20/100 को, तो आय अनुपात व्यय बराबर होगा 6:5 या 24:20 वर्ष 2015 में आय बटे व्यय माइनस 1 40/100 बराबर हो जाएगा आय अनुपात व्यय बराबर हो जाएगा 7:5 या 28:20 वर्ष 2017 में व्यय बटे आय वो आय बटे व्यय बराबर है 30/100, ये 10 से भाग दे देंगे और फिर से है ना +1 एलसीएम लेंगे तो आय अनुपात व्यय बराबर 13:10 या 26:20 वर्ष 2018 में आय upon व्यय बराबर 15/100, इसे भाग देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा +1 है ना, आय अनुपात व्यय बराबर हो जाएगा 23:20। अतः उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में कंपनी ए की आय और व्यय का अनुपात सर्वाधिक है 28.20%, 28:20 है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT इसमें आएगा 32 में आएगा। भारत जैसे विकासशील देश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर आधारित शिक्षण के संदर्भ में चुनौतियों का परिसूचक है। इसका आएगा व्याख्या सहित आंसर आएगा इसमें डी में आएगा। भारत जैसे विकासशील देश में कंप्यूटर आधारित शिक्षण के संदर्भ में दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता का संभव न होना सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। निसंदेह कहा जा सकता है कि भारत विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था में अग्रणी देशों की सूची में, किंतु भारत जैसे विकासशील देश में जहां न केवल आबादी ही बड़ी समस्या है
वरन यहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण एवं भौगोलिक विस्तार भी इन चुनौतियों में अहम भूमिका निभा रहा है। 33 माएगा स्वयं के निम्नलिखित राष्ट्रीय स्वयं स्वयं को सूची फर्स्ट का उनके विशिष्ट कार्यक्रमों सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। फिर इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा सेट फर्स्ट में दिए गए स्वयं के राष्ट्रीय स्वयं समन्वयकों का सूची सेट सेकंड में वर्णित उनके विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ सही सुमेल निम्नलिखित है। सेट फर्स्ट सेट सेकंड है। फिर है NPTEL, यह अभियांत्रिकी की कार्यक्रम है। फिर CEC, यह पूर्व स्नातक शिक्षा। फिर है NCERT एंड NIOS, यह स्कूल शिक्षा। NITTR, यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर इसमें आ जाएगा इसमें है 34 नंबर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। इसमें व्याख्या सहित आएगा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित सुमेल निम्नलिखित हैं। सेट फर्स्ट डिजिटल पहल, सेट सेकंड उद्देश्य है स्वयं। इसमें आएगा व्यक्ति परक और अनुकूलक अधिगम, भापित अनुदेशन। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से IT साक्षरता का संवर्धन। ई ग्रंथालय, इसमें आएगा एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर। फिर ई यंत्र रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा। फिर है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल आदान युक्तियां इनपुट डिवाइसेज शामिल है। इसमें आएगा 35 में व्याख्या सहित में आएगा इनपुट डिवाइस के कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में प्रवेशित कराया जाता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर और मानव के माध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU तक पहुंचाते हैं। होते हैं उनमें से कुछ निम्नवत हैं। कीबोर्ड माउस है, जॉयस्टिक है। फिर ट्रैक बेल है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, डिजिटल टैबलेट है, बार कोड रीडर है, OMR है, OCR है, IACR। फिर है ATS डिजिटाइजर है। फिर 36 में आएगा डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। 36 में आएगा 36 में व्याख्या सहित आएगा डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलों में से एक है। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना है और एजेंसियों के बीच में ई दस्तावेजों के आदान प्रदान को सक्षम करना है, चाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता का ई पर लेखों तक पहुंच संभव है। इस पोर्टल के मदद से ई दस्तावेजों का आदान प्रदान पंजीकृत कोष के माध्यम से किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी। आवेदन अपने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। डिजिटल ई साइन सुविधा का उपयोग कर इन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इन डिजिटली हस्ताक्षरित दस्तावेजों को सरकारी संगठनों या अन्य संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है। इसमें आएगा 37 नंबर में निम्नलिखित कथन में से कौन कथन सही है। इसकी है व्याख्या सहित में आएगा डी में आएगा क्रोम गूगल का वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल द्वारा मुक्त स्रोत कोड द्वारा निर्मित किया गया है। इसका नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के फ्रेम यानी क्रोम पर रखा गया है। इस प्रकल्प का नाम
क्रोमियम है तथा इसे B&D लाइसेंस के तहत जारी किया गया है। 2 सितंबर 2008 को गूगल क्रोम का 43 भाषाओं में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर चालन तंत्र हेतु बीटा संस्करण जारी किया गया है। सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। एप्पल ने हाल ही में सफारी का नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया है। उस ब्राउज़र में नया नाइट्रो इंजन लगाया है। एप्पल के अनुसार यह ब्राउज़र सबसे तेज है। गूगल मूल रूप से इस ब्राउज़र को 7 जनवरी 2003 को लॉन्च किया गया। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक मोजिला निगम द्वारा विंडोज OS X लाइनक्स और एंड्रॉयड के लिए एक मोबाइल संस्करण के साथ विकसित किया गया है। एक स्वतंत्र और खुला स्रोत वेब ब्राउज़र ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। यह मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर समुदाय है। फिर 38 में आएगा। 38 में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? इसमें आएगा व्याख्या सहित आएगा रैम। इसमें आएगा RAM में भंडारित डाटा तक हार्ड ड्राइव के डाटा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा जा सकता है। RAM का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। रैम में CPU द्वारा वर्तमान में दिए जा रहे कार्यों का डेटा और निर्देश स्टोर होता है। यह मेमोरी CPU का भाग होती है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। पट 10 संख्या 99 तथा 10 दोनों एक नहीं है, क्योंकि 10 संख्या में 0 से 9 अंक के बाद A से F तक के अक्षर प्रयुक्त होते हैं। लोग विकास और पर्यावरण 39 में आएगा। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित गृह ग्रीन हाउस से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम में सही अनुक्रम क्या है? इसका है B। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। व्याख्या में आएगा। व्याख्या में ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित गृह ग्रीन हाउस से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम में सही अनुक्रम निम्नलिखित हैं। जल वाष्प ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रेटर देन मीथेन CH4 ग्रेटर देन नाइट्रस ऑक्साइड ग्रेटर NTO फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC फिर ग्रेटर देन ओजोन फिर ग्रीन हाउस प्रभाव है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित सूर्य प्रकाश विकिरण गैसों तथा कणों की जटिल प्रक्रिया के द्वारा यह प्रक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी की सतह तथा निम्न वायुमंडल गर्म हो जाता है। जब निम्न तरंग दैर्घ्य के विकिरण UV 320 से 290 nm स्पेक्ट्रम तथा कुछ निम्न इंफ्रारेड सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करते हैं तो इसका तीसरा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाता है। कुछ उसमें ऊर्जा ब्रह्मांड से प्रवर्तित न होकर वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाती है, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। यही सामान्य ग्रीन हाउस प्रभाव है। सामान्य ग्रीन हाउस के बिना पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि वर्तमान में 15 डिग्री सेल्सियस है।
जिसमें सामान्य जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का तापमान सामान्य बनाए रखने का श्रेय ग्रीन हाउस गैसों का ही है, परंतु इनकी मात्रा बढ़ाने पर समस्या उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के निम्नलिखित प्रभाव हैं। यह फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, फिर सेकंड है महासागर अम्लीकरण, CO2 का सिंक, फिर थर्ड में आएगा सिंक और धुआं और ओजोन प्रदूषण, फोर्थ में आएगा ओजोन परत का क्षय, फिर 40 में आएगा अनुमान के संदर्भ में नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार कीजिए। इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्यक्ति नियत साहचर्य के संबंध को अभिव्यक्त करता है। इसमें आएगा सी में ये अग्नि और धुएं के मध्य नियत साहचर्य का संबंध है। व्याख्या में आएगा व्याप्ति का शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से आपत्ति, अर्थात विशेष रूप से संबंध है। जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। व्याप्ति वाक्य, क्योंकि धुआं व आग में विशेष संबंध है, अर्थात दो वस्तुओं के विशेष संबंध को व्याप्ति कहते हैं। लेकिन यह विशेष संबंध है क्या? विशेष संबंध वह है जो दो वस्तुओं का नियत साहचर्य अर्थात हमेशा ही एक के साथ दूसरे का रहना साहचर्य से आशय है कि एक साथ रहना तथा हमेशा ही एक साथ रहना। बादल एवं बिजली में साहचर्य संबंध है, लेकिन जब जब बादल होते हैं तब बिजली नहीं चमकती, अर्थात कभी कभी एक उपस्थिति दूसरे के बिना भी होती है। यह संबंध व्यभिचारित कहलाता है, अर्थात एक की कमी होने पर भी दूसरे का भाव होना। लेकिन जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग आवश्यक होती है एवं आग के भाव के बिना धुआं का भाव नहीं होता। यह संबंध नियत साहचर्य संबंध कहलाता है। इस प्रकार व्याप्ति का अर्थ है कि नियत साहचर्य अर्थात व्यभिचारित संबंध है। जिस साहचर्य संबंध में व्यभिचार अर्थात अपवाद नहीं हो व्याप्ति कहलाता है। धुआं आग से कभी नहीं होता, अलग नहीं होता। धुआं आग से कभी अलग नहीं होता, इस नियम का अपवाद नहीं है। धुआं केवल आग से ही उत्पन्न होता है। यह एकांतरिक है, यह दूसरे पर निर्भर नहीं है, अर्थात धुआं किसी अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं होता। फिर इसमें आएगा, इसमें 44 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए है और दूसरा कथन तर्क आर के रूप में है। अभिकथन ए, वन किसी स्थान की वायु गुणवत्ता के सुधार में सहायता पहुंचाते हैं। आर में आएगा तर्क आर्क में, कुछ प्रजातियों के वृक्ष कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि आइसोप्रीन, जिससे क्षोभ ट्रांसोफिक ओजोन का निर्माण होता है। उपर्युक्त दो कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा दिए गए अभिकथन में वन किसी स्थान की वायु गुणवत्ता के सुधार में सहायता पहुंचाते हैं। सही है, क्योंकि वायु गुणवत्ता के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार गैस ऑक्सीजन पौधे के प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। और तर्क कथन, कुछ प्रजातियों के वृक्ष वाष्पीय कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं, जैसा कि आइसोप्रीन, जिससे क्षोभ ट्रांसोफिक ओजोन का निर्माण होता है। सही है, आइसोप्रीन अपने शुद्ध रूप में एक बेरंग वाष्पशील तरल है। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह कई पौधों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 42 का निम्नलिखित कथन अभिकथनों पर विचार करें। इसमें आ जाएगा व्याख्या सहित।
सी में आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2000 में 17 शताब्दी शिखर सम्मेलन में वर्ष 2015 तक के लिए 8 वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG कहा जाता है। साधारणीय विकास या सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया था। यह कार्यक्रम वैश्विक लक्ष्यों को समान रूप से परिचालित करता है। वर्ष 2015 के अंत में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर संधारणीय विकास लक्ष्य इनको प्रतिस्थापित कर रहा है। यह लक्ष्य वर्ष 2015 से 2030 तक गाइड करते रहेंगे। अब लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। 43 का आएगा व्याख्या सहित। ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में कथन ए सही है, क्योंकि ध्वनि स्रोत से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे ध्वनि का स्तर गिरता जाता है। कथन बी उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करती है। सही है। उदाहरण के लिए कंक्रीट या ईंट पत्थर की बनी दीवारों के पार जाने वाली ध्वनि अपेक्षाकृत लकड़ी से बने दीवार के पार जाने वाले ध्वनि से कम होती है। और कथन सी सही नहीं है, क्योंकि 2 म्यू PA माइक्रो पास्कल का ध्वनि 0.502 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा -20 डेसिबल के समतुल्य होता है। 44 निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। इसमें आएगा विचार करें। 44 में आएगा व्याख्या सहित। प्रश्नगत अभिकल्पों में कथन ए बी तथा सी दोनों सही हैं। अब कथन बी हरित गृह ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। फिर कथन सी है पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी। वो स्पष्टीकरण में आएगा ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी ग्रह या अवग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य योगदान, मीथेन, जलवाष्प आदि शामिल है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता, क्योंकि अब पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता है, न कि वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस। 45 में आएगा निम्नलिखित में से पर्यावरणीय आपदाओं को उनके साथ संबंधित शब्दों और वाक्यांशों से सम्मिलित करें। इसका आएगा व्याख्या में पर्यावरण आपदाओं को उनके साथ संबंधित शब्दों और वाक्यांशों के साथ सही सुमेल की निम्नलिखित हैं। सेट फर्स्ट सेट सेकेंड भोपाल गैस त्रियासदी, ये मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर चेरनोबिल आपदा है नाभिक दुर्घटना। फिर लव के नाल त्रियासदी खतरनाक पदार्थों की डंपिंग। फिर 44 इसमें डी में आएगा लॉस एंजल्स स्मॉग, ये है पैरा ऑक्सीसीटल नाइट्रेट पैन। फिर 46 में आएगा सिस्मियासिस, जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है। निम्नलिखित में से किससे फैलती है? इसका है सी आएगा सरकीरिया। इसमें आएगा
सिस्टोसिस्मियासिस रोग जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है। हल्की गर्मी या ज़्यादा गर्मी वाले देशों में मीठे पानी के परजीवी कीड़े सरकेरिया के संक्रमण के कारण फैलती है। यह परजीवी सहारा स्थित अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और कैरेबियन में पाया जाता है। मीठा पानी संक्रमित पशु या मानव मूत्र सा मल से प्रदूषित हो जाता है। परजीवी रक्त नलिकाओं में प्रवेश के लिए मानव त्वचा में प्रवेश करते हैं और लीवर, आंत और अन्य अंगों तक फैले जाते हैं। सिस्टोसिस्मियासिस को स्नेल फीवर और विलर जिया भी कहा जाता है। इन्हें निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह रोग विकासशील देशों के बच्चों में विशेष रूप से आम है क्योंकि वे दूषित पानी में खेलते हैं और अन्य बड़े खतरों में किसानों एवं मछुआरों का दैनिक जीवन में अशुद्ध पानी का उपयोग शामिल होता है। फिर 47 में आएगा। 47 में यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें आएगा व्याख्या सहित। इसमें है स्ट्रोस्फेयर में ओजोन का अवक्षय या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। गौरतलब है कि इस प्रोटोकॉल पर विश्व के 197 पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 3 पैनल आते हैं। इसमें आएगा वैज्ञानिक आकलन पैनल, फिर प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल, पर्यावरण प्रभाव आकलन पैनल, फिर उच्च शिक्षा प्रणाली एवं शासन प्रणाली। इसमें आएगा सूची फर्स्ट में दिए गए आयोगों और सूची सेकंड में दिए गए उस आयोग की संस्तुतियों के अनुसार। फिर इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा सेट ए आधा आयोग, सेट सेकंड में आएगा संस्तुति में आएगा फर्स्ट राधा कृष्णन आयोग। इसका आएगा माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण। फिर मुदलियर आयोग, इसमें आएगा फर्स्ट 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत से संबंधित है। फिर सी है कोठारी आयोग, इसमें आएगा 4th। फिर है 3 वर्षीय स्नातक तथा 4 वर्षीय जैसे डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा। फिर है सेम पित्रोदा आयोग, इसमें आएगा बहुत विधवाओं के व्यवसायिक हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना। इस नंबर में आएगा निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन कीजिए। इसमें आएगा सही विकल्प का चयन करें। ए में आएगा ए है, बी है, डी है ओनली। भारत में प्राच्य अधिगम संस्थान या प्राचीन शिक्षा संस्थान निम्नलिखित हैं। इसमें आएगा एशियाटिक सोसाइटी फर्स्ट हो गया। फिर है सेकंड में मद्रास संस्कृत कॉलेज। तीसरा है मिथिक सोसाइटी। इसमें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी सन 1774 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। इसकी स्थापना एशिया के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पुरावशेष, कला, विज्ञान। फिर इसमें आएगा विज्ञान
तथा साहित्य की खोज के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्था भारत में सभी साहित्यिक तथा वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए एक स्रोत तथा संसार में सभी एशियाई सोसाइटियों के लिए अभिभावक या संरक्षक सिद्ध हुई। मद्रास संस्कृत कॉलेज की स्थापना फरवरी 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मद्रास सरकार के कार्यकारी परिषद के सदस्य कृष्ण स्वामी अय्यर को कहा जाता है। मिथिक सोसाइटी बेंगलुरु की एक संस्था है जो धर्म, दर्शन, इतिहास, नरविज्ञान और संस्कृति के अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित है। यह कर्नाटक राज्य में है, जिसे मुख्य रूप से F.J. रिचर्ड्स और बेंगलुरु के सिविल और सैन्य स्टेशन के कलेक्टर की पहल से वर्ष 1909 में शुरू किया गया था। 50 नंबर में आएगा शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं और वे अपने नियमित रूप से लिखने वाले निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जो जर्नल निकालने के औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं इसमें आएगा व्याख्या सहित शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं और उसमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। जर्नल्स पत्रिकाओं में लिखने से विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर मिलता है, जो विद्यार्थियों के लेखन कौशल और विचारात्मक अभिव्यक्ति में वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें लिखने से इस तथ्य का अनौपचारिक मूल्यांकन भी हो जाता है कि अभी तक उन्होंने क्या सीखा है, क्योंकि प्रदर्शित वही विद्यार्थी कर सकता है जिसने कुछ सीखा है। थैंक यू दोस्तों।